गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो कल हमने फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था, उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास। आज हम इसी चैप्टर में दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, उत्तराखंड की पुरा प्रजातियाँ, जिसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे कोल प्रजाति। उत्तराखंड में आने वाली प्रथम प्रजाति कोल को माना जाता है। उत्तराखंड में आने वाली जो प्रथम प्रजाति थी वो कोल को माना जाता है। कोल प्रजाति के लोग दिखने में कुरूप व भद्दे थे। पुरा साहित्यिक ग्रंथों के अनुसार कोल प्रजाति का वर्णन मुंड या सबर के नाम से मिलता है। तो कोल प्रजाति को अन्य नाम से भी जानते हैं, मुंड या सबर। कोल प्रजाति नाग पूजा के साथ साथ लिंग पूजा व वृक्ष पूजा भी करती थी। तो जो कोल प्रजाति के लोग थे वो नाग पूजा के साथ साथ लिंग पूजा व वृक्ष पूजा भी करते थे। कुमार कुमारी प्रथा कोल प्रजाति में मिलती है। इस प्रथा में भूतांत्रिक प्रभाव दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त कोलों में बहुविवाह प्रथा भी प्रचलित थी। तो इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा हमारे लिए कि कोलों में कौन कौन सी प्रथाएं देखने को मिलती हैं। तो नंबर 1 कुमार कुमारी प्रथा और नंबर 2 बहुविवाह प्रथा। नेपाल में कोलीय गणतंत्र के शासन की जानकारी मिलती है। कोलीय गणतंत्र के शासन की जानकारी कहाँ से मिलती है अगर क्वेश्चन आए तो नेपाल से मिलती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, शिव प्रसाद डबराल कोल या मुंड जाति को भारत या हिमालयी क्षेत्र की प्राचीनतम जाति मानते हैं। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि कोल या मुंड को भारत या हिमालयी क्षेत्र की प्राचीनतम जाति कौन मानते हैं। तो शिव प्रसाद डबराल, उनके द्वारा माना जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे किरात प्रजाति। कोल के बाद उत्तराखंड में किरातों के आधिपत्य की जानकारी मिलती है। तो कोलों के बाद किरात आए। इन्हें किन्नर या कीर भी कहा जाता है। तो किरातों को अन्य नाम से जानते हैं, किन्नर या कीर। स्कंद पुराण में किरातों को भिल्ल कहा गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि किरातों को भिल्ल किसमें कहा गया है। तो स्कंद पुराण में किरातों को भिल्ल कहा गया है। इनकी भाषा या बोली मुंडा भाषा एवं मुख्य खाद्य सत्तू था। जो किरात थे इनकी जो मुख्य भाषा थी वो थी मुंडा भाषा और जो इनका मुख्य खाद्य था वो था सत्तू। किरात प्रजाति भ्रमणकारी, पशुपालक व आखेटक जाति थी। महाभारत के वन पर्व के अनुसार किरातों ने अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया था। किरातों के साथ अर्जुन का यह युद्ध बिल्लव केदार नामक स्थान में हुआ था, जिसे शिवप्रयाग भी कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, अर्जुन व किरात के बीच कहाँ पर युद्ध हुआ था। बिल्लव केदार नामक स्थान पर युद्ध हुआ था, जिसे शिवप्रयाग भी कहा जाता है। बाणभट्ट की कादम्बरी की रचना हिमालय क्षेत्र में किरातों के निवास की पुष्टि करती है। तो बाणभट्ट की कादम्बरी रचना से पता चलता है किरातों के बारे में। कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में किरातों का वर्णन मिलता है। तो कालिदास के रघुवंश महाकाव्य से भी किरातों का वर्णन मिलता है। वर्तमान में अस्कोट व डीडीहाट नामक स्थान में किरातों के वंशज रहते हैं। तो वर्तमान में किरातों के वंशज अस्कोट व डीडीहाट में रहते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन किरातों को हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति मानते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि किसके द्वारा किरातों को हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति माना जाता है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। इससे पहले हमने कोलों में पढ़ा था कि कोलों को सबसे प्राचीनतम जाति शिव प्रसाद डबराल मानते हैं और किरातों को सबसे प्राचीनतम जाति जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा माना जाता है। राहुल सांकृत्यायन के ग्रंथ हिमालय परिचय में किरातों में संयुक्त परिवार प्रथा, पुनर्जन्म एवं जादू टोने में विश्वास रखने का वर्णन मिलता है। तो हमारे राहुल सांकृत्यायन के हिमालय परिचय से पता चलता है कि जो किरातों में संयुक्त परिवार प्रथा, पुनर्जन्म एवं जादू टोना में विश्वास रखने का वर्णन का पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भी किरातों का वर्णन मिलता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि किरातों की जानकारी कौन कौन सी पुस्तकों से मिलती है। सबसे पहले हमने पढ़ा था बाणभट्ट की कादम्बरी रचना, दूसरा पढ़ा था हमने कालिदास के रघुवंश महाकाव्य और तीसरा हमने पढ़ा मेगास्थनीज की इंडिका से। नेक्स्ट पॉइंट, खस प्रजाति। किरातों के बाद उत्तराखंड में खस प्रजाति का उल्लेख मिलता है और खसों को 1885 ईस्वी में शूद्र वर्ग में सम्मिलित किया गया था। तो खसों को शूद्र वर्ग में कब सम्मिलित किया था अगर क्वेश्चन आता है तो हम आंसर करेंगे 1885। महाभारत के सभा पर्व के अनुसार खस लोग महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे।
राजशेखर की काव्य मीमांसा के अनुसार उस समय मध्य हिमालय की कार्तिकेयपुर नगर में खसादिपति का राज्य था। राजशेखर की एक पुस्तक है काव्य मीमांसा, उससे पता चलता है कि उस समय मध्य हिमालय के कार्तिकेयपुर नगर में खसों का राज्य था। बृहद संहिता में खसों को तंगा कहा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बृहद संहिता एक पुस्तक है वराह मिहिर की, उसमें खसों को तंगा कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, घर जवाई प्रथा व पशु बलि प्रथा खसों में प्रचलित थी। तो हमारे लिए क्वेश्चन बन जाएगा कि घर जवाई प्रथा और पशु बलि प्रथा किस में प्रचलित थी? तो खसों में प्रचलित थी। खसों की विधवा किसी भी पुरुष को अपने घर में रख सकती थी, जिसे टिकुआ प्रथा कहा जाता था। तो टिकुआ प्रथा किस में प्रचलित थी? खसों में प्रचलित थी। झटेला प्रथा खसों में व्याप्त थी। यदि कोई स्त्री दूसरे पुरुष से शादी करती है तो उसके पहले पति से उत्पन्न पुत्र को झटेला कहा जाता था। तो झटेला प्रथा, टिकुआ प्रथा, घर जवाई प्रथा, पशु बलि प्रथा खसों में व्याप्त थी। नेक्स्ट पॉइंट, खस लोग अपनी ज्येष्ठ पुत्री को मंदिरों में दान कर देते थे, जिसे देवदासी प्रथा कहा जाता था। तो अपनी ज्येष्ठ पुत्री को मंदिरों में दान करने के कारण इस प्रथा को देवदासी प्रथा कहा जाता था। जेठू प्रथा खसों के द्वारा ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया जाता था। तो इनमें एक प्रथा और थी जेठू प्रथा, जिसमें कि ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया जाता था। तो खसों में हमने बहुत सारी प्रथाएं पढ़ी, घर जमाई प्रथा, टिकुआ प्रथा, झटेला प्रथा, पशु बलि प्रथा, जेठू प्रथा व देवदासी प्रथा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गढ़वाल व कुमाऊं में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार खसों के समय हुआ था। तो सीधे क्वेश्चन बन जाता है कि बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किसके समय हुआ था? तो खसों के समय पे सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, शक जाति। शक पश्चिमी एशिया से आई पशुपालक जाति थी। राहुल संकृतायन के अनुसार खस शक का ही अपभ्रंश था। तो माना जाता है कि खस और शक एक ही थे। उत्तराखंड के अधिकांश सूर्य मंदिर इस जाति के साक्ष्य से प्राप्त हुए हैं। जो अधिकांश सूर्य मंदिर जैसे कटारमल सूर्य मंदिर है, पलेठी का सूर्य मंदिर है, यहाँ से खस जाति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भोटांतिक या फिर सौका प्रजाति। काली नदी घाटियों में रहने वाले भोटिया प्रजाति को सौका कहते हैं, जो एक व्यापारिक प्रजाति थी। 1962 ईस्वी तक भोटिया लोग तिब्बत से व्यापार करते थे। तो 1962 तक भोटिया लोग तिब्बत से व्यापार किया करते थे। 1914 ईस्वी में तिब्बत व अंग्रेजों के बीच समझौते के आधार पर भोटिया जाति को तिब्बत से व्यापार करने की छूट प्राप्त हो चुकी थी। तो 1914 से जब तिब्बतियों और अंग्रेजों के बीच समझौता हुआ था, तो भोटिया जाति को तिब्बत से व्यापार करने की छूट प्राप्त हो गई थी। भोटांतिकों में अनेक उपजातियां थीं, जो निम्न प्रकार से हैं: गरब्याल, गुंज्याल, मर्तोलिया, टोलिया, पांगती, कुटियाल, दताल आदि। भोटांतिकों की उपजाति राठ या संगोत्र में विभक्त थी। जो इनकी उपजाति थी वो राठ या संगोत्र में विभक्त थी। राठ को भोटिया बिरादरी का सूचक मानते थे। तो राठ को ये लोग, जो भोटिया लोग होते थे, वो बिरादरी का सूचक मानते थे। इसमें आने वाले परिवारों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होते थे। तो जो बिरादरी या राठ होती थी, उनमें वैवाहिक संबंध नहीं स्थापित होते थे। नेक्स्ट पॉइंट, रणबड़ प्रथा का प्रचलन दारमा व ब्यास घाटी में रहने वाले भोटांतिकों में है। जो रणबड़ प्रथा है वो ब्यास और दारमा घाटी में रहने वाले जो भोटिया लोग थे, उनमें प्रचलित थी। भोटिया लोग घूरमा देवता की पूजा वर्षा देवता के रूप में व घबला देवता की पूजा संपत्ति व्यापार के रूप में करते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भोटिया लोग घूरमा देवता की पूजा किसके रूप में करते थे? वर्षा के देवता के रूप में, व घबला देवता की पूजा संपत्ति व्यापार के रूप में करते थे। भोटांतिकों के समूह को स्थानीय भाषा में कुंज कहा जाता था। जो इनका समूह होता था उनको स्थानीय भाषा में कुंज कहा जाता था। भोटिया उत्तराखंड की जनजातियों में सर्वाधिक प्राचीन जनजाति है। तो हम मोस्टली 5 जनजातियों को हम पढ़ते हैं उत्तराखंड में: थारू जनजाति, जौनसारी जनजाति, भोटिया जनजाति, बोक्सा व राजी। तो इन जनजातियों में सर्वाधिक प्राचीन जनजाति भोटिया को माना जाता है। तो आज का टॉपिक यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो कल का टॉपिक हमारे लिए होगा उत्तराखंड के इतिहास के कालखंड। इसको हम कल समाप्त करेंगे, कल इसको हम पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जितना आज पढ़ाया है इसको रिवाइज कीजिए। थैंक यू।